Hello everyone, welcome to Biopool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. ये हमारी पार्ट 2 वीडियो का बी पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ डीएनए एंड फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हमने डीएनए फ्रेगमेंट्स जो आइसोलेट किए हैं उसे हम कैसे सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे आइसोलेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स जो हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से जो हमें डीएनए फ्रेगमेंट्स मिले हैं, मुझे किसी भी ऑर्गेनिज्म से जो जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए था, जो फ्रेगमेंट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए थी डीएनए की, वो मैंने कैसे ऑब्टेन्ड की? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से। अब वो सभी फ्रेगमेंट्स को हम सेपरेट करेंगे बाय द टेक्निक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये हमारी प्लेट है जिसमें जेल है। ये हमारा एगरोज जेल है जिसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है सीवीड से। और ये जेल में स्पेसिफिक पोर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं डीएनए को इन वेल्स में, इन सैंपल वेल्स में हम डीएनए डालते हैं। हमारा जो डीएनए का मिक्सचर है वो डालेंगे। फिर हमारे फ्रेगमेंट्स जो हैं वो अंडर द प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करेगा तो हमारे जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो इन वेल से ट्रांसफर होंगे, मूव करेंगे। अब आप देख सकते हो वेल्स के पास कैसे सेगमेंट्स हैं? लार्जर सेगमेंट। और वेल से दूर कैसे सेगमेंट हैं? स्मॉलर सेगमेंट्स। तो जो स्मॉलर सेगमेंट्स होते हैं वो फार्दर मूव करते हैं वेल से, और जो लार्जर सेगमेंट्स होते हैं वो स्लोअर मूव करते हैं। तो आपका हमें पता है डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, तो डीएनए जो है वो सेपरेट होगा और मूव करेगा टुवर्ड्स द एनोड अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब आपके डीएनए फ्रेगमेंट्स जो हमें मिल गए वो किस तरह के हैं? लार्जर फ्रेगमेंट और स्मॉलर फ्रेगमेंट। अब लार्जर फ्रेगमेंट ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये जो पोर्स हैं ये स्लोअर ट्रैवल करेंगे, और जो हमारे स्मॉलर फ्रेगमेंट्स हैं वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करेंगे थ्रू दीज पोर्स। वो पोर्स कहाँ है? हमारे एगरोज जेल में। अब एगरोज जेल में जो पोर्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन भी डिफरेंट होती है। हम एक्सपेरिमेंट्स में डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन से एगरोज जेल फॉर्म करते हैं कि हमें किस तरह के बैंड्स चाहिए, कितना सेपरेशन चाहिए हमें। अब ये जो बैंड्स आए हैं इन्हें कैसे विजुअलाइज करेंगे हम? तो इन बैंड्स को स्टेन किया जाता है बाय यूजिंग इथीडियम ब्रोमाइड। अब इथीडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन, क्योंकि हम प्योर डीएनए फ्रेगमेंट को ऐसे मतलब नेकेड आई से नहीं देख सकते, हमें कोई विजिबल या विदाउट स्टेनिंग हम इसे नहीं देख सकते, तो इसीलिए हम इथीडियम ब्रोमाइड से इसे स्टेन करते हैं और फिर यूवी रेडिएशन के अंडर फिर हम इन जेल्स को, जो ये आपके जेल में ये जो सेगमेंट्स हैं, डीएनए बैंड्स हैं, इन्हें हम विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसा कि आप अपने डायग्राम में भी देख सकते हो, आपकी एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम दिया हुआ है। ब्राइट ऑरेंज कलर डीएनए बैंड्स हमें ऑब्टेन्ड होते हैं। अब इन जो हमारे बैंड्स हैं इन्हें सेपरेट करना, हमारे जेल में से कट आउट करना एगरोज जेल से, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इल्यूशन। ठीक है, तो अब आपके जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं प्यूरिफाइड हैं। अब इन डीएनए फ्रेगमेंट से हम क्या बना सकते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं बाय जॉइनिंग इट टू अ क्लोनिंग वेक्टर। अब हमारे क्लोनिंग वेक्टर हम किन्हें यूज करते हैं? हमारा प्लाज्मिड हो गए, बैक्टीरियोफेजेस हो गए, हम इन्हें एज अ क्लोनिंग वेक्टर यूज करते हैं दूसरे, क्योंकि हमें अब इन्हें इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किस में डालना है? किसी होस्ट बॉडी में डालना है। तो अब हम क्लोनिंग वेक्टर के साथ इसे अटैच करके, लाइगेट करके हम किसी होस्ट में इसे इंसर्ट करेंगे। तो अब जो यहाँ पे आपको बैक्टीरियोफेजेस और दूसरे प्लाज्मिड्स के बारे में बताया, इन सभी का जो कॉपी नंबर है वो किसी का हाई कॉपी नंबर होता है, किसी का लो कॉपी नंबर होता है। अब हाई और लो कॉपी नंबर से हम क्या समझते हैं? किसी होस्ट सेल में जो मल्टीप्लाई होने की, रेप्लिकेट होने की जो प्रॉपर्टी है कि एक होस्ट सेल में कितने नंबर ऑफ प्लाज्मिड, कितने नंबर ऑफ आपके क्लोनिंग वेक्टर की कॉपीज प्रेजेंट है पर सेल, दिस इज हाई कॉपी नंबर और लो। अगर ज़्यादा नंबर है तो दिस इज हाई और लो है तो लो कॉपी नंबर। तो हमारे कुछ प्लाज्मिड्स हैं जिनकी कॉपी नंबर हाई होती है, वो ज़्यादा रेप्लिकेट करते हैं। और ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करती है हमारी ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ORI में कुछ ऐसी सीक्वेंस होती हैं जो डिसाइड करती हैं कि प्लाज्मिड हाई कॉपी नंबर मतलब हायर रेट पे रेप्लिकेट होगा, मल्टीप्लाई होगा।
जो वेक्टर्स हैं, अब ये जो वेक्टर हैं, क्लोनिंग वेक्टर है, इन्हें हम यूज़ कर रहे हैं हमारी बायोटेक्नोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ताकि हम इसे फॉरेन डीएनए से लिंक करें और फिर इसे एक होस्ट में डालें। और होस्ट में हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डालने के बाद हमें क्या मिलते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट्स या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, या फिर रिकॉम्बिनेंट्स या नॉन रिकॉम्बिनेंट्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि जब हमारा फॉरेन डीएनए हम प्लाज्मिड के साथ लाइगेट कर देते हैं और उसे एक होस्ट में डालते हैं, तो हमारा मेन गोल यही है कि वो प्लाज्मिड उस होस्ट में मेंटेन रहे, प्लस जैसे जैसे होस्ट रेप्लिकेट हो, डिवाइड हो, वैसे वैसे हमारा प्लाज्मिड भी हर एक प्रोजनी में रहना चाहिए। तो अगर वो प्लाज्मिड उन सब प्रोजनी में ट्रांसफर हो रहा है तो उन प्रोजनी को हम रिकॉम्बिनेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, जो कि पूछा भी जाता है एग्जाम में। इससे पहले आपको ये जो लास्ट क्वेश्चन था इल्यूजन और इथीडियम ब्रोमाइड, ये आपके नीट पोर्शन में भी आया है कि कौन सी स्टेनिंग हम यूज़ करते हैं, तो इथीडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय यूवी रेडिएशन से एक्सपोजर, है ना। तो ये पॉइंट आप मार्क करेंगे क्योंकि हम डीएनए बैंड्स को विदाउट स्टेनिंग नहीं देख सकते। फिर क्लोनिंग वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आते हैं और नीट में भी पूछा जाता है। अब कुछ फीचर्स हैं जो स्पेसिफिकली एक क्लोनिंग वेक्टर में होने चाहिए, क्योंकि क्लोनिंग वेक्टर का काम क्या है, फॉरेन डीएनए को होस्ट में पहुंचाना और होस्ट में उसे रेप्लिकेट कराना। तो पहला चीज़, आप हमारा क्लोनिंग वेक्टर ऐसा होना चाहिए जिसमें एक स्पेसिफिक ORI सीक्वेंस हो, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है ये ही डिसाइड करेगी कि कितना रेप्लिकेशन होगा होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, कितने कॉपी नंबर बनेंगे वो प्लाज्मिड के एक होस्ट के अंदर। तो ORI इम्पॉर्टेंट है एक होस्ट सेल्स में हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को रेप्लिकेट कराने के लिए। नेक्स्ट चीज़ आती है सेलेक्टेबल मार्कर। ORI के अलावा सेलेक्टेबल मार्कर हमें हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। अब ट्रांसफॉर्मेंट्स नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स क्या होते हैं? ट्रांसफॉर्मेंट्स वो होस्ट बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट है और वो डिवाइड भी हो रहा है। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स वो हैं जिनमें हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट नहीं है। तो ये प्रोसेस जिसमें हम हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करें और उसके बाद वो डिवाइड दूसरे उस होस्ट ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो इस प्रोसेस को पूरा हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट बैक्टीरियम। इंट्रोड्यूस करना एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड को किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि ई कोलाई, दिस प्रोसेस इज ट्रांसफॉर्मेशन। अब ई कोलाई जब डिवाइड होगा तो हमारे पास दो तरह की प्रोजनी आएंगी, एक होंगी ट्रांसफॉर्मेंट्स, एक होंगी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स या फिर रिकॉम्बिनेंट्स या नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। तो रिकॉम्बिनेंट्स कौन होंगी या ट्रांसफॉर्मेंट्स कौन सी प्रोजनी होंगी? जिनके पास हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा। तो ऐसे सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं हमारे क्लोनिंग वेक्टर्स में, हमारे प्लाज्मिड में। अब जैसे वो हमें हेल्प करते हैं पहचानने के लिए। अब कैसे करते हैं हम वो भी देखेंगे। ये क्लोनिंग साइट्स हैं, जैसे PST1, BAM-H1 और SAL-H1 की ये जो साइट्स हैं, यहाँ पे आपके पास टेट्रासाइलिन रेजिस्टेंट जीन है और यहाँ एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। अब ये रेजिस्टेंट जीन नॉर्मली किसी बैक्टीरिया में, जैसे ई कोलाई, नॉर्मली इन बैक्टीरिया में ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो हम इन्हें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि हम इसे लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस कर सकें। तो हम ये कैसे करते हैं, हम कैसे पहचानते हैं ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स? सबसे पहले हम एलियन डीएनए को, जो हमारा इंटरेस्ट डीएनए पीस है, उसे हम इंसर्ट करेंगे किसी भी एक साइट पे। तो आप यहाँ जैसे बुक में भी आपके एग्जाम्पल यही दिया हुआ है, BAM-H1 पे हमने ये BAM-H1 साइट पे आपका जो डीएनए इंटरेस्ट जो आपका पीस ऑफ डीएनए था उसे यहाँ इंसर्ट कर दिया। अब अगर मेरे क्लोनिंग वेक्टर में, मेरा क्लोनिंग वेक्टर का नाम क्या है, PBR322, और ये इसका ORI हमारे पास क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और हमारे पास दो जीन है, ये टेट्रासाइलिन रेजिस्टेंस के लिए, ये एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस के लिए। तो जो मैंने अपना फॉरेन जीन एलियन जो डीएनए है जिसे इंसर्ट किया है कहाँ पे, BAM-H1 साइट पे, तो अगर मैंने यहाँ BAM-H1 पे उसे इंसर्ट कर दिया, इसका मतलब अब ये जो क्लोनिंग वेक्टर है ये टेट्रासाइलिन रेजिस्टेंस प्रोवाइड
नहीं कर सकता। एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन अगर बैक्टीरिया को उस मीडियम में डाला जाएगा तो बैक्टीरिया मर जाएगा, क्योंकि उसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है। तो मैं इससे पहचान पाऊंगी कौन से रिकॉम्बिनेंट्स हैं और कौन से नहीं हैं। तो यहाँ पे यही बात लिखी है, जैसे ही मैं एलियन डीएनए को लाइगेट करूंगी वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन में, जो कि मैंने कहाँ किया है, BAMH1 में उसे लाइगेट कर दिया, तो मेरे पास जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है अब इट विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, क्योंकि वहां पे कौन आ गया है, BAMH1 की जगह हमारा फॉरेन डीएनए आ गया है। तो मेरे प्लाज्मिड ने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जो प्रॉपर्टी है वो लूज कर दी है। तो अब हम दो प्लेटिंग करेंगे जिससे हम पहचानेंगे रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। तो प्लेटिंग में क्या होगा, एक प्लेट में हमारे पास एंटीबायोटिक जो है एम्पिसिलिन मीडियम होगा, एक हमारा टेट्रासाइक्लिन मीडियम होगा। जो एम्पिसिलिन मीडियम है, अब एम्पिसिलिन मीडियम में हमारे कैसे बैक्टीरिया ग्रो कर पाएंगे, जिनके पास हमारी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस होगी। अब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस दोनों में प्रेजेंट है, क्योंकि मैंने जो हमारा फॉरेन डीएनए है वो कहाँ लाइगेट किया है, लाइगेट किया है BAMH1 साइट पे, और BAMH1 साइट पे क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। तो इसका मतलब जो मेरे जितने भी बैक्टीरिया हैं जिनमें ये प्लाज्मिड मैंने डाला है, प्लाज्मिड डाला है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला है, वो दोनों में ग्रो करेगा, क्योंकि दोनों के पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। फिर मैं इन बैक्टीरिया को, इन रिकॉम्बिनेंट्स को किस में ट्रांसफर करूंगी, टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक फॉरेन डीएनए लिया और उसे लाइगेट कर दिया BAMH1 साइट पे। BAMH1 साइट पे यहाँ इस BAMH1 को हटा दिया, कट कर दिया और अपना फॉरेन डीएनए डाल दिया। तो अब जो ये प्लाज्मिड है उसने लूज कर दी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। अब मैंने ये वाला प्लाज्मिड जिसमें सिर्फ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है वो डाल दिया इकोलाई में। इकोलाई में डालने के बाद क्या हुआ, अब वो इकोलाई डिवाइड होगा, रेप्लिकेट होगा, तो वो इकोलाई जिसमें रिकॉम्बिनेंट्स होंगे, मतलब जिसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होगा प्लस मेरा फॉरेन डीएनए होगा, BAMH1 नहीं होगा, तो वो हमारे रिकॉम्बिनेंट्स कहलाएंगे। तो वो सिर्फ उस मीडियम में ग्रो कर पाएंगे जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है। तो हम कैसे चेक करेंगे, हम प्लेटिंग करेंगे, हमारी टेट्रासाइक्लिन एक तो टेट्रासाइक्लिन की प्लेटिंग होगी, एक एम्पिसिलिन की होगी, दोनों मीडियम होंगे, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। तो जब मैं उन सेल्स को उसमें डालूंगी तो हमारे वही इकोलाई बैक्टीरिया ग्रो कर पाएंगे जिनके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, एम्पिसिलिन में ग्रो करेंगे, तो दोनों ग्रो करेंगे, रिकॉम्बिनेंट्स भी नॉन रिकॉम्बिनेंट्स भी। बट जब मैं इसे टेट्रासाइक्लिन मीडियम में डालूंगी तो सिर्फ नॉन रिकॉम्बिनेंट्स ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं उनके पास तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट ही नहीं है। तो ये हमारा तरीका है ये पता लगाने का कि हमारे पास रिकॉम्बिनेंट्स कौन है और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स कौन है। तो जो भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है वो कैसा हो गया, इनएक्टिवेटेड हो गया ड्यू टू इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए या फॉरेन डीएनए, जिससे हमें हेल्प मिली रिकॉम्बिनेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए। तो रिकॉम्बिनेंट्स कौन है, जिनके पास सिर्फ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है और टेट्रासाइक्लिन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो BAMH1 साइट थी जहाँ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन था वहाँ तो मैंने फॉरेन जीन इंसर्ट कर दिया। तो ये एक मेथड है जिससे हम रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट पहचान सकते हैं। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।